हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग जीआईसी लेक्चरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और आप लोगों को पता है ये एग्ज़ाम 19 सितंबर को होना है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लगभग 20 क्वेश्चन इस पेपर के हमने सॉल्व किए थे। बाकी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम का एडवर्टीजमेंट था 2012 का था और 14 जून 2015 को ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, किस दर्शन में कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई? ऑप्शन है आपका ए वैदिक, बी है वेदांत, डी है बौद्ध, सी है इस्लाम। देखिए, थोड़ा ऑप्शन की जम्बलिंग हो गई है तो उससे निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता रहूँगा, ध्यान से केवल सुनिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका सही आंसर होगा। इस्लाम दर्शन में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई। मॉनिटर प्रणाली होती क्या है? इसको हम मॉनिटोरियल सिस्टम भी कहते हैं। मॉनिटोरियल सिस्टम क्या होता है? इसमें जो क्लास का सबसे बुद्धिमान बच्चा होता है, सबसे तेज़ बच्चा होता है, उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है और वो क्लास को जो है हैंडल करता है, रेगुलेट करता है, डिसिप्लिन में क्लास को रखने की कोशिश करता है। और यही मॉनिटोरियल सिस्टम आज भी हम लोग अपने स्कूलों पर अप्लाई करते हैं। टीचर्स जो हैं कोई ना कोई क्लास का मॉनिटर डिसाइड कर देते हैं बच्चे को, किसी न किसी बच्चे को जो सबसे अच्छा बालक होता है, इसमें ये लिखा है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है। मॉनिटर शिक्षा पद्धति का प्रारंभ इस्लाम दर्शन की उपज है। इस्लाम दर्शन में ही कक्षा के एक बुद्धिमान बालक को मॉनिटर बनाकर कक्षा का नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अन्य 3 समूहों से भिन्न है? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्किनर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि आईपी पेवलोव ने दिया है, ठीक है। वॉटसन का अधिगम सिद्धांत, वॉटसन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वॉटसन को। और नेक्स्ट है आपका गुथरी का अधिगम सिद्धांत। गुथरी का अधिगम सिद्धांत, इन्हें वन लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो ये इन तीनों में से कौन सा भिन्न है? तो जिसका सही आंसर है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। गुथरी एक व्यवहारवादी हैं जिन्होंने सीखने का एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, पेवलोव एवं वॉटसन के सिद्धांतों से भिन्न है। क्यों भिन्न है, अब इसको देखते हैं। इसके सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य पुनर्बलन के आधार पर स्थापित नहीं होता, बल्कि मात्र इन दोनों के बीच सामिप्यता के आधार पर होता है। यानी कि गुथरी का मुख्य रूप से कहना ये था कि जैसा कि थॉर्नडाइक, स्किनर और हल, पेवलोव और वॉटसन ने कहा था कि जब तक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कोई साहचर्य स्थापित ना हो जाए, कोई एसोसिएशन इस्टेब्लिश ना हो जाए, और रीइंफोर्समेंट की बात इन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से की थी इन लोगों ने, पुनर्बलन के आधार पर इन्होंने कहा था एसआर में एसोसिएशन इस्टेब्लिश होता है। लेकिन गथरी ने कहा, क्या कहा? गथरी ने कहा कि इसमें एसआर के साहचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये कॉन्टिग्यूटी, सामीप्यता के आधार पर लर्निंग अधिगम में स्टिमुलस रिस्पॉन्स में साहचर्य स्थापित हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। इसीलिए गथरी के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, सामीप्यता का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं कि वन लॉ ऑफ लर्निंग, वन लॉ ऑफ लर्निंग। इस आधार पर जो गथरी का सिद्धांत है इन तीनों के सिद्धांत से भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 20 वर्षीय बालक की, यहाँ बालक छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, कि मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू पूछा है। आईक्यू का जो फार्मूला होता है आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान से बातों को सुनिएगा। आईक्यू का फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखिए, मेंटल एज बालक की दे रखी है 16 वर्ष और तैथिक आयु या वास्तविक आयु है 20 ईयर्स। तो मेंटल एज जो है यहाँ पर हम फार्मूले में रखेंगे 16 और क्रोनोलॉजिकल एज जो स्टूडेंट की है वो है 20 ईयर्स। नीचे और साथ ही मल्टीपल करेंगे उसको 100 से, तो 25 जा 100 और 16 इंटू 5 दैट इज 80। यानी बालक का जो आईक्यू है कितना है? 80 है। देखते हैं 80 ऑप्शन में है
जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 75, सी है 90, डी है 80। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बालक का IQ कितना होगा? 80 होगा। अगर हम बात करें तो बालक जो है एवरेज से नीचे है, यानी बिलो एवरेज। एवरेज IQ लेवल क्या होता है? एवरेज IQ लेवल लगभग 100 माना जाता है स्टैंडर्ड। बाकी जो रेंज है 90 से 110 या 120 के बीच में माना जाता है। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको दे रखा है। तो IQ जो है 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सांख्यिकीय निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप 2 एरर होती है यदि। अब टाइप 2 एरर सिंपली ये पूछा है। ऑप्शन ए है एक सत्य शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है, बी है एक सत्य शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाती है, सी है एक असत्य शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाती है, डी है एक असत्य शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है। तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एक असत्य शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाती है। अब देखिए ये होता क्या है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करने पर होने वाली बुद्धि को द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं, यानी इसे हम बीटा एरर भी कहते हैं। इसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर आपके दे रखी है और टाइप 1 टाइप 2 एरर दे रखा है। तो देखिए जब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू होगी फिर भी रिजेक्ट कर दी जा रही है, यानी नल हाइपोथेसिस आपने जो बनाई थी वो सत्य है फिर भी रिजेक्ट कर दी तो इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर या अल्फा एरर भी हम इसे कहते हैं। अब अगर नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है फिर भी रिजेक्ट नहीं की गई, नॉट रिजेक्टेड, तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। अब कोई टाइप 2 एरर या बीटा एरर भी हम कहते हैं। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या है क्वेश्चन में, यही लिखा है कि जब फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी हाइपोथेसिस हमारी क्या है, फॉल्स है फिर भी नॉट रिजेक्टेड का मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, इसे बीटा एरर भी कहते हैं। बाकी क्या है, नल हाइपोथेसिस अगर आपकी फॉल्स है फिर भी रिजेक्ट कर दी जा रही है तो ये करेक्ट डिसीजन है, और नॉट नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है फिर भी रिजेक्ट नहीं की जा रही है, एक्सेप्ट कर ली जा रही है, तो भी करेक्ट डिसीजन होगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन परिणामों की स्थिरता का मापन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है सी है वैधता, बी ए है वस्तुनिष्ठता, बी है विश्वसनीयता, डी है उपयोगिता। यानी कि मूल्यांकन परिणामों की स्थिरता, कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है, रिलायबिलिटी से है या यूटिलिटी से। तो इसका जो सही आंसर है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। अब देखिए कंसिस्टेंसी यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर है। कंसिस्टेंसी होती क्या है? कंसिस्टेंसी होती है जब हम किसी टेस्ट को किसी ग्रुप पर, मान लीजिए आपने अप्लाई किया और उसका जो परिणाम आया 50 आया, 14 दिनों बाद फिर से उस टेस्ट को उसी ग्रुप पे आपने अप्लाई किया और फिर से उसका परिणाम 50 के आसपास, लगभग मान लीजिए 47 या 53 आया, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में जो आपका टूल है, जो आपका टेस्ट है, वैलिड है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है कंसिस्टेंट है, स्थिर है। यानी कि रिलायबिलिटी का संबंध किससे होता है? कंसिस्टेंसी से। और वैलिडिटी का संबंध किससे होता है? जिस चीज़ के लिए जो टूल या टेस्ट बनाया गया है वही अगर मेज़र कर रहा है, जैसे बुद्धि का टूल बनाया गया है तो बुद्धि ही मापना चाहिए, ना कि व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वैलिडिटी। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सही आंसर है वो विश्वसनीयता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, सी प्रयत्नपूर्वक, डी है अनियमित रूप से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, अनौपचारिक रूप से, यानी कि फैमिली बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान करती है? इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से। ठीक है, तो अनौपचारिक रूप से इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, यह बच्चों को हर वक्त कुछ न कुछ शिक्षा देती रहती है, यह अनौपचारिक रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि है? अब गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि, ऑप्शन ए है आपका प्रायोगिक अनुसंधान, बी है सर्वेक्षण, सी है निर्जाति, डी है कार्योत्तर अनुसंधान। तो प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये प्योरली क्वांटिटेटिव बेस्ड है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्योरली क्वांटिटेटिव बेस्ड है, सर्वेक्षण भी क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है। कार्योत्तर यानी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी क्या है कि गुणवत्तात्मक नहीं होता है, सेमी होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा,
नृजातीय प्रणाली विज्ञान। नृजातीय प्रणाली विज्ञान मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव व्यवहार का उनके समूह तथा अन्य समूहों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार का उनके अपने समूहों तथा अन्य समूहों की गत्यात्मकता के सापेक्ष अवलोकन व उनका विश्लेषण करना समाहित रहता है। यह एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। यानी जो नृजातीय प्रणाली विज्ञान है इसे हम सिंपल टर्म में कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। इसे हम क्या कहते हैं? एथनोग्राफी रिसर्च कहते हैं। इसमें हम मानव का जो है अध्ययन करते हैं, मानव जाति के समूहों का, मानव जाति का अध्ययन करते हैं, कल्चर का अध्ययन करते हैं। इसी को हमने क्या कहा है? एथनोग्राफी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे का अंगूठा चूसना किस बात का उदाहरण है? प्रतिगमन का, बी है आक्रामकता का, सी है विस्थापन का, डी है विनिवर्तन का। तो प्रतिगमन क्या होता है? रिग्रेशन। और इसका जो सही आंसर है रिग्रेशन होगा। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी बड़े होने के बाद भी हम लोग क्या है, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना। तो देखिए, मानव की जो प्रवृत्ति है रिग्रेशन, मतलब मीन की ओर लौटना, यानी कोई चीज़ एक्सेस हो जाए या कोई सी चीज़ की लैकिंग हो जाए, फिर हम मीन की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो रिग्रेशन का उदाहरण है बच्चे का अंगूठा चूसना। आक्रामकता बिल्कुल नहीं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में जब हम अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं तो वो हमारा डिस्पोजिशन या विस्थापन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो जैन परंपरा में जो तीर्थंकर की संख्या है, सी है 24, ऑप्शन नंबर 24। सबको पता होगा। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? जो जैन परंपरा है इनके जो वो माने जाते हैं, जनक माना जाता है गुरु पार्श्व ऋषभ देव को। ठीक है, ऋषभ देव को जो है जैन परंपरा का प्रणेता माना जाता है। ठीक, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनय पिटक का विषय है। विनय पिटक बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति, बी है जैनों के लिए नम्र व्यवहार का नियम, सी है हिंदुओं के लिए नम्र व्यवहार, डी है सम्राट अशोक के शिलालेख। तो देखिए, जो विनय पिटक है, नाम से ही थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचेंगे तो नाम से ही क्या है, ये आचरण पद्धति है, ये एथिक्स है। यानी कि ये बौद्ध संघ की जो 3 मुख्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक जिसमें धर्म की बातें की गई हैं, और विनय पिटक जिसमें आचरण नीति की बातें की गई हैं। तो ये क्या है आपका? बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ये क्या है? विनय पिटक एक आचरण पद्धति है और बौद्ध संघ में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र के नियम यहाँ पर बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी परिकल्पना का कथन दिशा रहित होता है तब सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माफ कीजिएगा। ऑप्शन ए है एक पुच्छ लीव यानी 1 टेल टेस्ट, ऑप्शन बी है आपका 2 टेल, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब किसी परिकल्पना का कथन दिशा रहित होता है कि मतलब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, यानी जब आपकी हाइपोथेसिस क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, तो उस केस में जो है सार्थकता का परीक्षण कैसा होना चाहिए? तो सार्थकता का परीक्षण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2 टेल होना चाहिए। 2 टेल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये एनपीसी है, अब एनपीसी पर जो रिजल्ट आएगा 2 टेल टेस्ट में दोनों ओर डायरेक्टेड हुआ, यानी कि नॉन डायरेक्टेड का मतलब 2 टेल टेस्ट, इसे हम 2 टेल टेस्ट कहते हैं। 2 टेल टेस्ट, ठीक है। अब 2 टेल टेस्ट में मान लीजिए 5% पर दे रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या होती है? 1.96 सिग्मा। इसी तरीके से इधर भी 1.96 सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा 2 टेल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। जब अनुसंधान परिकल्पना परिणामों की दिशा को इंगित नहीं करती है तब उसे अदिशित परिकल्पना कहते हैं। तब सार्थकता का परीक्षण 2 पक्षीय होना चाहिए, यानी 2 टेल। बाकी 1 टेल में केवल एक 1 डायरेक्शनल होता है और 2 टेल में दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल दिया है, यानी सिंपल सा पूछा गया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका दिया हुआ है? कॉन्सेप्ट
अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, ऑप्शन ए है ऑसुबेल ने दिया है, बी है ब्रूनर ने, सी है पियाजे ने, डी है आपका डीवी ने। तो इसका जो सही आंसर है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है ब्रूनर का दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया है? ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ब्रूनर ने क्या कहा था? जिसमें आगमन तर्क भाषा सीखने में कौशल तथा बोध का विकास करना सिखाया जाता है। यानी कि ब्रूनर ने इंडक्टिव मेथड पर ज़्यादा जोर दिया, यानी बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? बाय द मेथड ऑफ इंडक्टिव। इससे बच्चे का जो है कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है क्या, तो इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी फाउंडेड ऑन द वर्क्स ऑफ जेरोम ब्रूनर, built on the principle of concept formation. Concept attainment model promotes student learning through a process of structured inquiry. ठीक है, यानी कि द मॉडल हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कॉन्सेप्ट बाय आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स और की फीचर्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्टिंग ऑफ एग्जांपल्स। यानी बालक किसी भी ज्ञान को कैसे अर्जित करता है? एनालिसिस, कंपैरिजन और कंट्रास्टिंग के माध्यम से। यही क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस प्रकार के परीक्षण मदों से अंकों का प्रसार व्यापक होगा? अत्यंत सरल, अत्यंत कठिन, सी है औसत, डी है ए एवं बी का संयोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो स्प्रेडिंग है टेस्ट की मार्क्स की, व्यापक किसमें होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ए व बी। यानी कि जो टेस्ट होना चाहिए आपका न सरल और कठिन, या अत्यंत सरल एवं अत्यंत कठिन, जब दोनों होगा, दोनों केसेस में क्या है? अंकों का प्रसार व्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। समाज की सहभागिता, अध्यापकों को व्यस्त रखना, डी है काम करने के अवसर बढ़ाना, और जो ऑप्शन नंबर ए है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, नामांकन करना। तो देखिए, जो मिड डे मील का मेन एम था वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना था? शामिल करना था। किसमें? पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि बच्चे कभी भी पढ़ने नहीं जाते थे। तो मिड डे मील का जो मेन उद्देश्य था, एनरोलमेंट बढ़ाना था। और ये जो मिड डे मील है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये 1995 में इंट्रोड्यूस किया था भारत सरकार ने, जो कि बाद में किसके अंडर में आ गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के 2013 के अंतर्गत आ गया। और सबसे बड़ी बात, जो मिड डे मील योजना है, सबसे पहले अप्लाई करने वाला फर्स्ट जो स्टेट था इंडिया का, वो तमिलनाडु था, जिसने 2001 में मिड डे मील योजना को अपने यहाँ लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? ऑप्शन ए है असम विश्वविद्यालय, बी है हैदराबाद, सी है दिल्ली, डी है आपका पौंडीचेरी विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसमें देखिए जो इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ, यानी इसके साथ और कौन मिला हुआ है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को क्या है? अपनाया है। अब मेटा यूनिवर्सिटी होती क्या है, थोड़ा एडिशनल देख लेते हैं। तो मेटा यूनिवर्सिटी, द मेन पर्पज़ ऑफ द मेटा यूनिवर्सिटी इज टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ लर्निंग रिसोर्सेज को शेयर करना by using the latest technology available in order to enable the student to benefit from the learning resources available in different institution। यानी कि एक तरीके की बात करें तो ये एक तरीके का हाइब्रिड लर्निंग है, जिसमें डिफरेंट लर्नर्स को लर्निंग रिसोर्सेज को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज को एक साथ एक ही जगह पर यूज़ करना ही क्या है? मेटा यूनिवर्सिटी का ध्येय है, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 36, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है आपका पाठ लेखन, बी है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, सी है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, डी है नियमित कक्षा शिक्षण। तो देखिए, जो कॉरेस्पॉन्डेंस करिकुलम है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, इसमें पाठ लेखन होना ज़रूरी है, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम यानी इंडक्शन प्रोग्राम जो कराए जाते हैं वो भी ज़रूरी है, ऑडियो विजुअल एड्स के बिना तो ये ज़रूरी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही जो है कि कनेक्ट किए रहते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसकी आवश्यकता नहीं है, नियमित कक्षा शिक्षण की, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हमेशा डिस्टेंस लर्निंग के मोड ही होता है
और इसमें नियमित कक्षा शिक्षण होना पॉसिबल नहीं होता है, ये दूर दराज के लोग भी इसमें ऐड होते हैं, और जो जॉब में है पहले से कैंडिडेट वो जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना पसंद करता है क्योंकि उसके पास टाइम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा नाम किसने दिया? ऑप्शन ए है आपका एम के गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम दिया था। प्रौढ़ शिक्षा को हम लोग एडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा क्या कहते हैं? एडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल पेश किया था? 1911 में, बी है 1935 में, सी है 37 में, डी है 45 में। तो इसका जो सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो बिल पेश किया था 1911 में, 1911 में पेश किया था, और ये था 16 मार्च का दिन था। 16 मार्च 1911 को इन्होंने बिल पेश किया था। कहाँ पर? इन्होंने केंद्रीय धारा सभा में, सेंट्रल असेंबली में बिल को पेश किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की सर्वप्रथम चर्चा की थी? किसने की थी? रॉस ने की थी, पेस्टोलॉजी ने की थी, नन ने की थी, या ड्यूई ने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टीपी नन ने इसका जो है सर्वप्रथम व्यक्तिगत उद्देश्यों इंडिविजुअल एम्स की बात की चर्चा की थी। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? मोस्ट कॉमन और सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है। अनुच्छेद 21A जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार में भी शामिल हो गया है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी हो गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हो गई हैं। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।